हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के क्रम में पढ़ेंगे जीन अभिव्यक्ति का नियमन, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन किस प्रकार होता है, जीन अपने आप को किस प्रकार आरएनए पर एक्सप्रेस कर पाते हैं। इसका जो नामकरण है वो जोहानसन ने 1909 में किया था और टी.एच. बावेरी और डब्ल्यू.एस. सटन 1902 के प्रयोगों से सबसे पहले ये प्रमाणित हुआ था कि जीन क्रोमोसोम्स का ही अंश होता है और क्रोमोसोम्स पर ये एक निश्चित स्थान पर रहते हैं, लेकिन जीन की संख्या क्रोमोसोम्स की संख्या से बहुत अधिक होती है। जैसे कि हमने पढ़ा, एक क्रोमोसोम्स में डीएनए की इकाई जो है वो काफ़ी लंबी होती है और इसी डीएनए पर जीन जो है वो स्थित होते हैं और एक डीएनए पर जीन्स की संख्या बहुत ज़्यादा, हजारों लाखों में, जितने बड़े डीएनए की संरचना होगा उतना ही ज़्यादा जीन होंगे। 1950 ईस्वी के पहले जीन से संबंधित जानकारी कुछ उच्च वर्गीय पौधे और ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर नामक मक्खी पर किए गए प्रयोग पर ही आधारित था और बाकी जीवों में इसकी संरचना का पता नहीं चल पाया था। लेकिन क्रोमोसोम और डीएनए की आणविक संरचना के जब स्टडी किया गया, जब इसकी खोज की गई, तब इसके अध्ययन से यह स्पष्ट हो गया कि डीएनए जो जीन जो है वो डीएनए का बहुत बड़ा खंड को बनाने में सहायक है। यानी जीन से ही लगभग कहना चाहिए कि 90% भाग डीएनए का जीन ही होता है। जीन क्रोमोसोम में रैखिक क्रम में एक सिरे से दूसरे सिरे तक व्यवस्थित रहते हैं। जैसे कि हमने इसके पहले पढ़ा था, कोडान के बारे में पढ़ा। इस कोडान में जो नाइट्रोजिनस क्षारक होते हैं वो हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। तो अगर हम एक डीएनए के स्ट्रैंड को लें तो नाइट्रोजिनस क्षारक का 3-3 का कोडान जो है वो एक जीन कहलाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो है पूरा डीएनए नाइट्रोजिनस क्षारक के कोडान से ही मिलकर बना होता है ना, सुगर फास्फेट और राइबोस शर्करा के द्वारा मिलकर ये बना होता है। तो ये बहुत बड़ा भाग जो है वो होता है। सभी जीवों के वंशागत लक्षणों का ये निर्धारण करते हैं। एक जीन में लगभग 1000 न्यूक्लियोटाइड होते हैं। 1000 न्यूक्लियोटाइड को मिलाकर एक जीन की संरचना बनती है। कोशिका विभाजन के पूर्व स्वतः प्रतिलिपिकरण के द्वारा जीनों का विभाजन हो जाता है और किसी जीव में एक लक्षण के प्रकट होने के लिए एक ही जीन उत्तरदायी हो सकता है, परंतु सामान्यतः बहुत सारे जीनों की संयुक्त क्रिया से ही कई लक्षण प्रकट होते हैं। एस बेंजर ने 1962 ईस्वी में जीन की परिभाषा सिस्ट्रॉन, रिकान और म्यूटॉन के रूप में दिया था। जीन की क्रियात्मक इकाई जो प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करती है। इसके पहले हमने देखा था कि किस प्रकार मैसेंजर आरएनए में किसी एंजाइम को या प्रोटीन को संश्लेषित करने के लिए जो नाइट्रोजिनस क्षारक है वो एक निश्चित क्रम में होता है। तो इसको अगर हम एक मैसेंजर आरएनए को पूरा एक जीन माने तो इसमें 3 इकाई होते हैं। सिस्ट्रॉन, अभी देखेंगे कौन कौन सी इकाई होता है। मुख्य रूप से इसमें सिस्ट्रॉन, रिकान और म्यूटॉन होता है और इसका जो क्रियात्मक इकाई होता है वो प्रोटीन संश्लेषण को निर्देशित करती है और यह सिस्ट्रॉन कहलाता है। जो पुनः संयोजन की इकाई को रिकॉन कहते हैं और उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूटॉन कहते हैं। म्यूटेशन हमने पहले बार पढ़ चुका है। अचानक से कोई संरचना में कोई चेंजेस आ जाता है तो उसे म्यूटेशन कहा जाता है। तो जहां पर उत्परिवर्तन की संभावना ज्यादा होती है, जीन्स का वह भाग जहां पर उत्परिवर्तन हो सकता है, उस इकाई को म्यूटॉन कहा जाता है। इस प्रकार जीन के कार्य रचनात्मक या नियामक हो सकते हैं। प्रत्येक जीन एक पॉलीपेप्टाइड संश्लेषण को नियंत्रित करता है। जीवों में किसी कार्य के संपादन के लिए एक से अधिक एंजाइम की आवश्यकता होती है, अर्थात एक कार्य को पूरा करने के लिए एक से अधिक जीन का योगदान होता है। इसलिए इनके नियंत्रण की एक निश्चित कार्यविधि होती है। रचनात्मक जीनों के द्वारा कोशिकाओं के अंदर जीव रासायनिक क्रियाओं का संचालन होता है और इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के आरएनए, मैसेंजर आरएनए या ट्रांसफर आरएनए एवं राइबोसोमल आरएनए इसमें इनके द्वारा होता है और प्रोटीन एंजाइम का संश्लेषण होता है।
चूंकि जीवित कोशिकाओं को इन चीजों की जरूरत हमेशा पड़ते रहती है, इसलिए ऐसे संरचनात्मक जीन जिनकी अभिव्यक्ति से इनका निर्माण होता है को विधायक या हाउसकीपिंग जीन्स कहते हैं। जीन्स कई प्रकार के होते हैं हमारे शरीर में। कुछ जीन्स हमेशा एक्टिव रहते हैं, जैसे कि पाचन, हमारे शरीर में डाइजेशन हमेशा होते रहता है, बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन हमेशा होते रहता है, कुछ हार्मोनल क्रियाएं हमेशा होती रहती। उन क्रियाओं को संचालित करने वाले जीन्स जो हैं वो विधायक या हाउसकीपिंग जीन्स कहलाते हैं। और कुछ जीन्स जो है वो केवल समय पड़ने पर ही सक्रिय होते हैं और कुछ जीन्स जो है वो कभी कभी सक्रिय होते हैं। इस प्रकार के जीन जिनकी आवश्यकता इन जीनों की क्रियाशीलता को नियंत्रित करने के लिए होता है उनको नियामक या नियंत्रक जीन कहा जाता है। कोशिकाओं की क्रियाशीलता पर जीनों की सक्रियता निर्भर करती है। एक समय में अलग अलग कोशिकाओं में भिन्न भिन्न जीन सक्रिय होते हैं, है ना। जैसे एक ही कोशिका के अंदर अगर अलग अलग क्रियाएं हो रही है तो अलग अलग जीन्स उनको नियंत्रित करेंगे, तब अलग अलग जीन्स सक्रिय रहेंगे। एक कोशिका में उपस्थित जीन में लगभग 90% जो है वो निष्क्रिय होते हैं। हमारे बॉडी के अंदर अगर कोई कार्य चल रहा है तो हर एक कार्य हर वक्त तो चलता नहीं है ना। तो मान लीजिए किसी कोशिका में कोई कार्य चल रहा है, या फॉर एग्जांपल के लिए माइटोकॉन्ड्रिया से ऊर्जा का उत्पादन ही हो रहा है, कंटिन्यू होते रहता है। बाकी जो अंगक है वो तो उतना हर समय एक्टिव नहीं रह सकते, तो केवल 10% जीन ही सक्रिय रहते हैं और 90% जो है वो निष्क्रिय रूप में रहते हैं। जब उनकी आवश्यकता पड़ती है तभी वो सक्रिय होते हैं। वैसे जीन जो है वो अपना स्थान को बदलते रहते हैं। ऐसे जीन जो अपना स्थान बदलते रहते हैं उनको जंपिंग जीन या ट्रांसपोसोम्स कहते हैं। ठीक है। जीवों की वृद्धि के अनुसार कुछ जीनों की क्रियाशीलता बढ़ते जाती है और कुछ की कम हो जाती है या बंद हो जाती है। जैसे बीज के अंकुरण के समय जीन एंजाइमों की आवश्यकता होती है, उसकी जरूरत आगे पौधों को नहीं होती, इसलिए उनको एक्टिव करने वाले जीन्स केवल बीज के अंकुरण के समय ही होते हैं। बाद में जाके वो इनएक्टिव हो जाते हैं या निष्क्रिय हो जाते हैं। फूल बनने के समय काम करने वाले एंजाइम का कार्य बीज के अंकुरण के समय नहीं हो सकता, इसलिए जीनों की क्रियाशीलता को नियंत्रित करने की एक निश्चित विधि होती है। इसके नियंत्रण में जीन्स की जब आवश्यकता पड़ती है उसे सक्रिय बना दिया जाता है, और जब कार्य खत्म हो जाता है तब वो फिर से निष्क्रिय अवस्था में कोशिका के भीतर मौजूद रहते हैं। सुकेंद्रिकी में नियमन कई स्तर पर हो सकता है, जैसे अनुलेखन स्तर पर, संसाधन स्तर पर, दूत आरएनए का केंद्रक से कोशिका प्रवन में अभिगमन के रूप में, स्थानांतरी स्तर पर। असीम केंद्र की यानी जो प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें जीन अभिव्यक्ति के नियंत्रण के लिए कुछ ऐसे प्रभावी स्थल होते हैं जो अनुलेखन प्रारंभन की दर को नियमित करते हैं। जैसे बैक्टीरिया वगैरह में, इकोलाई वगैरह में अनुलेखन इकाई में एक निश्चित उन्नायक के साथ आरएनए पॉलीमरेज की क्रियाशीलता अतिरिक्त प्रोटीन से पारस्परिक क्रिया के द्वारा नियमित होती है, जो प्रारंभिक स्थल के पहचान में इसको सहायता करती है। ये नियामक प्रोटीन सहयोगात्मक या असहयोगात्मक दोनों रूप में कार्य कर सकते हैं। प्रोकैरियोट्स डीएनए में उन्नायक स्थल की उपलब्धता प्रोटीन की विशेष अनुक्रम, जिसको प्रचालक या ऑपरेटर कहते हैं, है ना, नाम ही इसका प्रचालक या ऑपरेटर है, प्रचालन करने वाला या ऑपरेट करने वाला, तो इसके द्वारा ये नियंत्रित होते रहती है। और अधिकतर जो ऑपरेटर होते हैं उनमें ऑपरेटर स्थल उन्नायक भाग के पास ही होता है। उन्नायक मतलब आगे बढ़ाने वाला, और अधिकतर स्थिति में जो ऑपरेटर के अनुक्रम हैं वो दमनकारी प्रोटीन से बंध जाते हैं। प्रत्येक ओपेरान का विशिष्ट प्रचालक और दमनकारी होता है। दमनकारी मतलब रोकने वाला। अगर ऑपरेटर को बांध दिया जाए तो वो आगे की क्रिया को ऑपरेट ही नहीं कर पाएगा। तो इस प्रकार के जो एंजाइम जो ऑपरेटर की क्रिया को रोक देते हैं उसको दमनकारी प्रोटीन कहते हैं। यहाँ पर प्रोटीन ही की क्रिया हो रही है, जैसे लैक प्रचालक में पाया जाता है। ये विशेष रूप से लैक दमनकारी से आपसी क्रिया करता है। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे।